दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ, यूपी ट्रिपल एससी यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ और एमपीपीसीएस के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम संसदीय अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है? तो सही उत्तर है धारा 18। दोस्तों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 की धारा 18 के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री यानी मटेरियल फॉर एनुअल रिपोर्ट का उपबंध किया गया है। इसके अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पहले केंद्र सरकार को अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए किए गए उपायों और इसके द्वारा पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान तैयार की गई विभिन्न स्कीमों और योजनाओं के बारे में रिपोर्ट अग्रेषित करती है। अगला प्रश्न है, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो डेट याद रखिएगा। सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 15 जून 2005 को मिली थी। दोस्तों आप जान लीजिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा लोकसभा द्वारा 11 मई 2005 को, राज्यसभा द्वारा 12 मई 2005 को पास होने के बाद 15 जून 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी और अधिनियम की कुछ धाराएं तत्काल प्रभावी हुई थीं, जबकि शेष अधिनियम इसके अधिनियमित होने के 120 दिन के पश्चात 12 अक्टूबर यानी 12-13 अक्टूबर की मध्य रात्रि 2005 से प्रभावी हुआ। यह एक विधिक अधिकार है और इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को ये विधिक अधिकार प्राप्त है कि वो सार्वजनिक संस्थानों से आवश्यक सुरक्षा मांग सके और न मिलने पर अपील कर सके। उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) क में प्रदत्त वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के मूल अधिकार में निहित माना है, तथापि ये संविधान में उल्लिखित न होने के कारण संवैधानिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2005 में। अगला है दोस्तों, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है या यह एक सामाजिक अधिकार है? तो सही उत्तर है सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो आप जानते हैं सूचना का अधिकार मूल अधिकार और विधिक अधिकार दोनों है। क्यों? तो इसकी व्याख्या अभी आप देखेंगे। दोस्तों सूचना का अधिकार वर्ष 2005 के संसदीय अधिनियम के तहत एक विधिक अधिकार है। जब ये अधिनियम बना तो सूचना का अधिकार जो है विधिक अधिकार है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के तहत वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के मूल अधिकार में निहित माना है और इस आधार पर यदि केवल एक ही विकल्प का चयन करना हो तो विधिक अधिकार ही इसका अभिष्ट उत्तर होगा। लेकिन प्रश्न में यदि दो विकल्प चयनित करने हों तो विधिक अधिकार के साथ मूल अधिकार यानी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के तहत इसका समुचित उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली जो है वो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है? आपको बताना है। सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। तो सही उत्तर है ये सभी यानी ए, बी, सी और डी आपके जो है ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में सूचना का पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता ये सभी शामिल हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, सरकार के कार्यकाल में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाना ये सही है। हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वो वास्तव में लोगों के लिए काम करे, बिल्कुल सही है। समाज की महिलाओं और कमज़ोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम करना, तो ये सही नहीं है।
और नागरिकों को सशक्त करना बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में सही नहीं है, क्योंकि सूचना के अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना तथा हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना है। ये स्पष्ट है कि सूचना प्राप्त नागरिक शासन के साधनों पर आवश्यक नज़र रखने के लिए बेहतर रूप से तैयार होता है और सरकार को जनता के लिए और अधिक जवाबदेह बनाता है। ये अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरूक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है और समाज की महिलाओं और कमज़ोर वर्गों को सशक्त करना इस अधिनियम के प्रत्यक्ष उद्देश्य में तो शामिल नहीं है। हालांकि जब ये संपूर्ण नागरिकों को सशक्त बनाता है तो उसमें महिलाओं और कमज़ोर वर्ग भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है अथवा विशिष्ट रूप से विमुक्त है। तो देखिए, ये जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है। आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा। मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना और प्रत्येक सूचना आयुक्त अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि या जब वह 65 वर्ष की आयु का हो जाए, दोनों में से जो पहले हो तब तक पद पर बना रहेगा। तो दोस्तों, जब ये प्रश्न पूछा गया था, देखिए 2006 में पूछा गया है, तब ये जो अधिनियम था उसमें विकल्प बी में जो प्रावधान दिए गए थे, यहाँ पर देखिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 2 के खंड 6 के उपखंड 2 के अनुसार सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या अन्य किसी व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। लेकिन अब जान लीजिए दोस्तों कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है संशोधन अधिनियम 2019 के तहत केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और प्रत्येक सूचना आयुक्त तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और प्रत्येक सूचना आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के स्थान पर केंद्रीय सरकार द्वारा विहित अवधि जो है अब अधिसूचित नियमों के तहत अब 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 2019 में जम्मू और कश्मीर को प्राप्त विशेष स्थिति के समापन के बाद इसके पुनर्गठन के प्रभावी होने यानी 31 अक्टूबर 2019 के साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र पर भी लागू हो गया है। तो इस प्रश्न का कोई सटीक उत्तर नहीं दिया जा सकता। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? तो सही उत्तर है केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग। आप जान लीजिए, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के अंतर्गत शास्तियाँ यानी पेनाल्टीज का प्रावधान किया गया है। धारा 20 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय यदि उसकी राय ये है कि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या फिर राज्य लोक सूचना अधिकारी ने किसी युक्त कारण के बिना सूचना के लिए कोई आवेदन लेने से इनकार कर दिया है या धारा 7(1) के अधीन निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना नहीं दी है या सूचना देने से इनकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया गया है जो अनुरोध का विषय था या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है 250 रुपये की शास्ति आरोपित करेगा, किंतु ऐसी शास्ति की कुल रकम 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को हुई थी। यह एक स्टेचुअरी निकाय है यानी सांविधिक निकाय है और केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति है वो आपको बताना है कि केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है।
तो आप जान लीजिए दोस्तों, सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 2005 के अधिनियम में संशोधन करते हुए अब मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो निर्धारित कर दिया गया है। जबकि पहले जो है आप देख सकते हैं, पहले ये कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक था। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक था पहले ये, लेकिन अब ये 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक कर दिया गया है केंद्रीय सूचना आयुक्त के कार्यकाल को। अगला प्रश्न है, मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है आरटीआई अधिनियम से। दोस्तों, मजदूर किसान शक्ति संगठन यानी MKSS की स्थापना 1987 में अरोड़ा राय, निखिल डे, शंकर सिंह आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से की गई। इस संगठन को विशेष रूप से सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष और जन आंदोलन के लिए जाना जाता है। वस्तुतः भारत में सूचना के अधिकार के लिए जन आंदोलनों की शुरुआत 1990 से मानी जाती है, जब MKSS ने राजस्थान सरकार से अकाल राहत कार्यों को दी जाने वाली मजदूरी के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर सफल संघर्ष किया था। सूचना के अधिकार अधिनियम को लाने में इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो सही उत्तर है नमित शर्मा बनाम भारत संघ। दोस्तों, नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। देखिए, कथन है, सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतया नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। बिल्कुल सही है। और कारण है कि इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। तो बिल्कुल सही, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आप जान लीजिए दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम से सामान्यतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व के मनोभाव में वृद्धि हुई है, फिर भी अभी इस दिशा में काफ़ी कुछ किया जाना शेष है। इस तरह से कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। दोस्तों, सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2 के अनुसार सूचना के अधिकार का अभिप्राय किसी लोक पदाधिकारी द्वारा नियंत्रित सूचनाओं तक पहुंच से है। सूचना के अधिकार के तहत जो है अभिलेखों, दस्तावेजों और कार्यों का निरीक्षण किया जा सकता है और सामग्री का नमूना लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए। तो ये था मद्रास उच्च न्यायालय। दोस्तों, मद्रास उच्च न्यायालय की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने सितंबर 2014 में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए। हालांकि इस पीठ ने ही स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने निर्णय के इस भाग को हटा दिया था। उक्त खंडपीठ में न्यायमूर्ति एन पाल वसंत कुमार और न्यायमूर्ति रविचंद्रन बाबू 2 न्यायाधीश थे और आरटीआई एक्ट 2005 में इस तरह की किसी बाध्यता का उल्लेख नहीं है और इस अधिनियम की धारा 6(2) के अनुसार सूचना का अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन से शामिल नहीं हैं? देखिए, नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन शामिल नहीं है? विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण बिल्कुल सही है। सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रचारित करना बिल्कुल सही। किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा बिल्कुल सही है। और अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान तो ये आपका सही नहीं है। आप जान लीजिए दोस्तों, विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण, सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना तथा किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करना नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्वों में शामिल है, लेकिन अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। भारत में सार्वजनिक सेवाओं के संदर्भ में नागरिक अधिकार पत्र की संकल्पना को सबसे पहले मई 1997 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न राज्यों या संघीय क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अपनाया गया था।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रीय अभिकरण या नोडल एजेंसी है? तो सही उत्तर है, ये है जनजातीय कार्य मंत्रालय। दोस्तों, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अभिकरण है। अगला प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण है, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति और विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? तो सही उत्तर है ग्राम सभा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आप देख लीजिए, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 की धारा 6 के अनुसार ग्राम सभा व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति और विस्तार के प्रारंभ करने के लिए जो प्रक्रिया है उसके लिए सक्षम प्राधिकारी है। इसके बाद तहसील और जिला स्तर पर इसकी जांच की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधानों के अनुरूप अधिनियमित हुआ था? तो यहाँ पर देखिए, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। दूसरा है अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अनुसूचित प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप, ये गलत है। और अनुच्छेद 243(a) के अंतर्गत निम्नलिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप, तो ये भी गलत है। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण दोस्तों, इसको स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। उसके अनुसार राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2010 को अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा, आप जान लीजिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई थी? तो 2010 में। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो सही उत्तर है 90 दिन। दोस्तों, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिन के भीतर अपील दायर कर सकता है। अगला प्रश्न है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, पहला है कि इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था, सही नहीं है। ये भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रस्थापित किया जा चुका है और इसका क्रियान्वयन जो है विवादित हो गया था। तो इसमें आपको कौन सा सत्य नहीं है? तो आप जान लीजिए, ऑप्शन बी आपका सत्य नहीं है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का उद्देश्य भारत की भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक संस्थानों, संगठनों और कंपनियों तथा तत्संबंधी उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए कानून बनाना था। ये अधिनियम 1 मार्च 1894 को अस्तित्व में आया और इस अधिनियम को भारत की संसद द्वारा बनाए गए 2013 के अधिनियम भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 से जो है उसको प्रतिस्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में शामिल किया गया है? तो देखिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम या समान पारिश्रमिक अधिनियम। तो इसमें से केवल 1, 2 और 4 आपके सही हैं। संविदा श्रम अधिनियम इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कंपनी अधिनियम 2013 बिल्कुल सही सुमेलित है। भारतीय संविदा अधिनियम 1870 ये आपका सही सुमेलित नहीं है। देखिए, भारतीय संविदा अधिनियम दोस्तों, आप जान लीजिए, ये 1872 का है, यहीं पे नोट कर दे रहे हैं, 1872 का। साझेदारी अधिनियम 1932 और वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 का है। तो सही उत्तर भारतीय संविदा अधिनियम गलत हो गया है। भारतीय संविदा अधिनियम 1970 का नहीं बल्कि 1972 का है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। पहला देखिए, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिकार जो है ये 1907 के अधिनियम में है। शेष विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 और समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम ये 1908, ये सभी सही हैं। लेकिन राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1907 में लाया गया था, न कि 1908 में। आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 में भारत सरकार द्वारा देश में प्राकृतिक या मानव जनित आपदाओं के कुशल प्रबंधन और इससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के लिए विधेयक राज्यसभा द्वारा 28 नवंबर 2005 तथा लोकसभा द्वारा 12 दिसंबर 2005 को पारित किया गया था। 23 दिसंबर 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ये अधिनियमित हुआ और इसके तहत राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, भारत में संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ था कब, तो सही उत्तर है 2005 में। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिविजनल गृह मंत्रालय में एक नोडल एजेंसी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो सही उत्तर है प्रधानमंत्री। दोस्तों आप जान लीजिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। ये अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और 9 से अधिक सदस्य होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है, जबकि अन्य सदस्य राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त साधारण असाधारण शक्तियों को विधिक अधिकार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ था, तो ये था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897। तो सही उत्तर है 2 और 4, अनुच्छेद 2 और 4 आपका सही उत्तर, ऑप्शन 2 और 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो विकल्प सी है ये सही उत्तर होगा। तो आप जान लीजिए दोस्तों, कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों के विधिक अधिकार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 से प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था, तो सही उत्तर है 1980 में। याद रखिएगा, ये 25 अक्टूबर 1980 से प्रभावी है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया है, तो याद रखिएगा 2001 में। और ये पौधों की किस्मों, कृषकों और कृषि के संवर्धन में सम्मिलित लोगों के अधिकारों के रक्षण को प्रभावी रूप से जो है स्थापित करने और कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकी को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। राज्य निजी निगमों यानी कॉरपोरेशन को आधार डेटा से साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता है। आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्यता है और आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो इसमें से कौन सा कथन आपका सही है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है, इसमें भी केवल 2 और 4 सही होंगे। 2 और 4 के बारे में ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए, उच्चतम न्यायालय ने 2018 के अपने महत्वपूर्ण निर्णय जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में उल्लिखित किया है कि आधार मेटा डेटा को 6 महीने से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। ये निर्णय प्रमाणीकरण विनियम 2016, आधार ऑथेंटिकेशन रेगुलेशन 2016 में वर्णित 5 वर्षों तक इसे सुरक्षित संग्रहित रखने के प्रावधान को गलत ठहराया गया है और इस प्रकार पहला कथन गलत है, 2 सही है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता।
और इसके अतिरिक्त आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य नहीं है, बल्कि केवाईसी मानकों के संदर्भ में इसका स्वैच्छिक रूप से प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला है, आधार कार्ड के प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण पत्र के रूप में किया जा सकता है। दूसरा है, एक बार जारी करने के बाद इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही गलत हैं, न तो एक और न ही दो। आप जान लीजिए, आधार जो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI द्वारा प्रदत्त 12 अंकों की अद्वितीय संख्या है, जो भारत के निवासियों को पहचान के लिए प्रदान की जाती है। इसके तहत आधार पहचान पत्र संख्या प्राप्त करने के लिए भारतीय निवासियों को अपनी जनांकिकी और बायोमेट्रिक सूचनाएं भरनी होती हैं। आधार अधिनियम 2016 की धारा 9 के अनुसार आधार केवल पहचान पत्र है। इसके आधार पर किसी की नागरिकता या अधिवास का दावा नहीं किया जा सकता। आधार अधिनियम 2016 की धारा 23G के अनुसार आधार संख्या को नियमों के तहत जारीकर्ता प्राधिकरण द्वारा निष्क्रिय या लुप्त नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति से संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का प्राप्त होना आवश्यक है। ये सही नहीं है। RTI अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, बिल्कुल सही है। और तीसरा है, भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन हैं। तो इसमें केवल और केवल ऑप्शन 2 सही है। केवल कथन 2 सही है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है? तो सही उत्तर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत। दोस्तों, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA 2013 की धारा 16 के तहत की जाती है। इस अधिनियम की धारा 16 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण और उसका पुनर्विलोकन करने के लिए प्रजनन के योग्य एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो वो जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है, बिल्कुल सही है। जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए, सही है। और जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है, तो ये आपका सही नहीं है। और चौथा है, उपभोक्ताओं के हितों का सामान्य प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार जिला फोरम के सम्मुख बेचे हुए माल या दी गई सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकती है, तो ये भी आपका सही है। केवल और केवल ऑप्शन सी आपका सही नहीं है, क्योंकि आप जान लीजिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक न हो। 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ रुपए तक के मूल्य या माल या सेवाओं की आपूर्ति सेवाओं संबंधी शिकायतों की सुनवाई राज्य आयोग के द्वारा की जाती है, जबकि 1 करोड़ से ऊपर के माल और सेवाओं की कुल मूल्य की सुनवाई राष्ट्रीय आयोग करता है। और अन्य तीनों प्रश्न सही हैं, केवल ऑप्शन सी कि जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिसमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता, ये सही नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने संसदीय अधिनियमों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। अगले भाग में हम भारत की न्यायपालिका के शीर्षस्थ न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।